पंच परमेश्वर का नमस्ते। सुमरन करते हुए आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें उससे पूर्व भगवान के चरणों में एक वंदना। गुरु हो मंगले, प्रभु हो मंगले, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्म में हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। गुरु हो मंगले, प्रभु मंगले, धर्म सुमंगल हो। जिनेन्द्र देव के चरणों में यही वंदना करते हुए जगत में जितने भी जीव प्राणी हैं उन सभी का मंगल हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद मनोज जी। आज के इस वेबिनार की श्रृंखला में हमारे साथ हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, जो कि एक बहुत ही जाने माने अस्थि रोग विशेषज्ञ, जिसे कि ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं, वो हैं। अभी वो प्रेजेंटली फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर कौशल काफी जाने जाते हैं उनकी नई तकनीक, उनके ऑपरेशन करने के नए तरीकों और कॉम्प्लेक्स केसेस में ऑपरेशन करने के लिए। तो हम बहुत ही आभारी हैं डॉक्टर कौशल के कि उन्होंने इतना शॉर्ट नोटिस पे हमारे इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए अपनी सहमति दी है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी इस समय कि डॉक्टर कौशल जो है, उन्हें करीब 20,000 सर्जरीज का अनुभव है और कई सर्जरीज ऐसी भी हैं जिनके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नॉमिनेट हुआ है। तो आइए, ज्यादा टाइम लिए बिना मैं आपको डॉक्टर कौशल के इस वेबिनार में आमंत्रित करती हूँ। पर उससे पहले मैं श्री अनिल जैन अंकल, जो कि इस पूरे आइडिया के और इस पूरे ग्रुप के सूत्रधार और प्रणेता हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगी कि वे कुछ विचार अपने इस वेबिनार के बारे में साझा करें और उसके बाद फिर हम सीधे चलेंगे डॉक्टर मिश्रा के पास ताकि हम उनका वक्तव्य भी सुन सकें। अनिल जैन अंकल, प्लीज। थैंक यू क्रिस्टी। आप सभी का पहले जो इस आज 5वें वेबिनार में और 5वें के साथ में आज हम 6वां भी करेंगे, उस वेबिनार में आप सभी सम्मिलित हैं। आप सभी का वंदन और अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम के 2 भाग हैं। पहला भाग है जिसको डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, वायरोलॉजी के ऊपर विशेष उनकी चर्चा रहती है। यदि आप लोगों ने मीडिया पर कल भी और पिछले दिनों में उनको देखा हो तो। और साथ में जो ये ग्रुप बना था, इस ग्रुप का छोटा सा एक परिचय आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से रखना चाहूँगा कि वेलनेस, हैप्पीनेस और हेल्थ, ये 3 चीज़ों को सम्मिलित कर एक छोटा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप पिछले साल अप्रैल में बना था। मैं आज विचार करता हूँ 1 साल के बाद में कि इसी तरीके के सेल्फ हेल्प ग्रुप यदि पूरी दुनिया में बन गए होते तो इस समस्या से निजात हो जाता। आज जिस होम केयर की, होम ट्रीटमेंट की, होम हॉस्पिटलाइजेशन की हम बात करते हैं, ये सारा सेटअप हमारी 20 परिवार जिसमें 100 सदस्य हैं, उन्होंने ये सेटअप पिछले साल अप्रैल में अपने अपने घरों में, अपने अपने क्षेत्र में, आपस में डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर और इसको इस्टेब्लिश कर दिया था। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों में से लोगों को कोरोना नहीं हुआ,
ये भी नहीं हुआ कि हम लोगों ने आपस में एक दूसरे को मैनेज नहीं किया। हम लोगों के पास कंसंट्रेटर्स भी पिछले साल अप्रैल में आ गए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हम लोगों के पास थे। और ये बताते हुए मुझे हर्ष है कि हम लोगों में से 50-60 लोग जो हैं उन लोगों ने कोरोना से पीड़ित हुए भी, लेकिन वो माइल्ड से मॉडरेट तक नहीं पहुंच पाए इन जनरल, और सभी लोगों ने अपने अपने को घर में ही ट्रीट किया लार्जली। डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ी तो इसी तरीके से टेली कंसल्टेशंस के द्वारा या वेबिनार के द्वारा हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, और इस कंसल्टेशन को करते करते और इस समय जब हम सभी लोग घर में बैठे हैं तो हम लोगों ने ये सेकंड जब वेव आई तो ये विचार किया कि हमने प्रिवेंशन इन्फेक्शन से तो किया पिछले 1 साल में, सेकंड जब वेव आई तो शायद कहीं ना कहीं हम लोगों का आपसी चरित्र थोड़ा सा ढीला हो गया और हम लोगों ने कहीं ना कहीं थोड़ी ढिलाई बरती, और जिसकी वजह से पोस्ट कोविड केयर जो होनी चाहिए नहीं हो पाई। अब इसमें किसी को दोष देना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि हमको जब ये जानकारी मिलती है कि जिनको कोविड हुआ था 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, या जिन्होंने 2 वैक्सीनेशंस कराए, हमारे ग्रुप में करीब 70 लोगों का वैक्सीनेशन हो गया, 100 में से 30 लोग बचे हैं, और जिनका वैक्सीनेशन हुआ है, दोनों वैक्सीनेशन हुआ अभी तक, उनमें से कोई मुझे ऐसा केस, शायद एक केस था शायद जिसमें शायद कोविड हुआ था, बाकी वो भी माइल्ड हुआ, और महेश भाई साहब का, और वो ठीक भी हो गए। लेकिन आज समस्या जब हम देखते हैं, पिछले 1.5-2 महीने से सभी लोग घर में बैठे हैं, तो एक समस्या देखते हैं कि आखिर इस कोविड से छुटकारा कैसे मिलेगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न लेकर हम डॉक्टर कौशलकांत के पास गए, उनसे समझने की कोशिश की कि कैसे होगा। तभी हमको समझ में आया है कि वो केवल हमारे ग्रुप के प्रति चिंतित नहीं हैं, वो तो चाइना से लेकर पूरे विश्व की चिंता कर रहे हैं। वायरोलॉजी के ऊपर काफ़ी काम किया उन्होंने। तो वैक्सीनेशन रैंप अप से ये काम होगा, और थर्ड वेव आ गई तो क्या होगा। और थर्ड वेव, अभी तक हम लोगों ने घर में बैठकर सेल्फ डिसिप्लिन का जो एक संदेश दिया है अपने आप को और अपनी दुनिया को, अपने अड़ोस को, अपने पड़ोस को, और एक एग्जाम्पल चाहें तो डॉक्टर साहब हमारा आप सेट कर सकते हैं कि ये ग्रुप है जिसने सही तरीके से कोरोना से निजात कैसे पाएँ उसकी तैयारी पहले से की हुई है, और आगे भी जैसा आप कहेंगे हम लोग करते रहेंगे। लेकिन आज जब मैं देखता हूं कि देश की इतनी बड़ी आबादी में फुल्ली वैक्सीनेटेड जो संख्या है कल की, वो केवल 4.26% है। पहला डोज मात्र 12% लोगों को लगा है। एवरेज निकालते हैं तो 7% आता है, और इसमें से भी एफिकेसी रेट निकालते हैं, इतनी सारी वैक्सीनेशंस हैं, उनका 100% एफिकेसी नहीं है, तो 5% से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं हुई है। 95% पॉपुलेशन होनी है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम दिसंबर तक कर देंगे, दिसंबर तक कर देंगे, इसका मतलब 100 करोड़ लोगों को कर देंगे, और 100 करोड़ लोगों को 2 वैक्सीनेशन लगने हैं, माने 200 करोड़ लगने हैं। आज से लेके दिसंबर तक टाइम देखूं तो 200 दिन का भी टाइम नहीं है, और 200 दिन में माने 1 करोड़ वैक्सीनेशन हर दिन के चाहिए, और ये यदि नहीं होता है तो इससे निजात कैसे मिलेगा। बहुत सारी ड्रग्स आ गई हैं, बहुत सारी पाउडर्स आ गए हैं, बहुत सारे काढ़े आए हैं। इन सब चीज़ों के बीच में हमको आज डॉक्टर साहब के माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि इतने सारे म्यूटेशंस हो गए, इतने सारे वेरिएंट्स आ गए, और इन सब वेरिएंट्स में अभी पता नहीं कितने आने बाकी हैं। जब सेकंड में इतने आ गए तो थर्ड, और जापान में 4th हो गया तो कितने आएंगे इसकी जानकारी नहीं है हमें। हमको पोस्ट कोविड से प्रॉब्लम के मात्र केवल अभी तक जो हमने समझा था, जब हमने पहला सेमिनार दूसरा किया था डॉक्टर समीर सिंघल के साथ में, तो हम समझ रहे थे शायद हम लंग्स तक ही जाकर ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि लोगों की बोन्स में, लोगों के जॉइंट्स में, लोगों के डेंटल एरिया में, लास्ट टाइम हमने ब्लैक फंगस किया था डॉक्टर ईसा जैन के साथ में, तब हमने समझा कि निजल एरिया से जाकर वो किस तरीके से आपके और दूसरे ऑर्गन्स को अटैक कर सकता है। डॉक्टर राकेश बख्शी से ये जाना कि हम यदि 5 दिन के अंदर यदि 0 डेट निकाल सकें और 5 दिन में इसे मैनेज कर लें तो ये कभी मॉडरेट नहीं होगा, और ये बात सही भी है, ये हम लोगों की जानकारी में है। लेकिन थर्ड वेव में क्या होगा उसकी जानकारी नहीं। और यदि हम देखें एक एग्जांपल यूके का, तो आज यूके में 48%, उन्होंने 9 जोन में बांटा है टोटल अपने कंट्री को। कुछ जोन्स में तो 75% तक उनका वैक्सीनेशन हो गया जब उन्होंने ओपन किया पिछले हफ्ते, और 9 जोन्स में एवरेज यदि निकालें तो टोटल 47-48% पॉपुलेशन उनकी वैक्सीनेटेड है।
और सभी किस्म के वैक्सीनेशंस की ड्राइव उनके यहाँ चल रही है और इस समय डेथ ऑलमोस्ट मिनिमल हो गई है। लेकिन इन सब के बीच में डॉक्टर साहब मेरा आपसे एक प्रश्न रहेगा, परसों मैं सुन रहा था आपको कि ये वायरस निकला चाइना से। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है चाइना में। हम क्लेम करते हैं कि सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव इंडिया में हो रहा है पूरी दुनिया में। आखिर क्या कारण है कि हम में से कोई चाइना का नाम ही नहीं लेता? आखिर उसकी पॉपुलेशन जहाँ से ये पैदा हुआ, जहाँ से हमने ये अपने को लॉकडाउन करना सीखा, हम लोग लॉकडाउन हो भी गए, आज भी हैं, वो आज खुले घूम रहे हैं। आखिर वहाँ वैक्सीनेशन हुआ तो कौन सा वैक्सीन लगा? क्योंकि जो भी चारों पांचों वैक्सीन की आज हम बात करेंगे उसमें से चाइना के वैक्सीन की जानकारी हमको नहीं है। तो चाइना की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, जब वो वीडियो देख रहे थे हम जी टीवी पर पिछले हफ्ते में, तो देख रहे थे कि सभी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पूरे देश में एक जश्न मना रहे हैं जैसे आज़ादी आ गई हो। तो आखिर हुआ क्या? ये जहाँ से निकला, जहाँ से पैदा हुआ, जहाँ के जानवर ने ला कर दिया या किसी लैब में पैदा हुआ, वो आबादी बिल्कुल ठीक हो गई। वैक्सीनेशन की भी बात हम में से कोई नहीं करता। तो ये एक प्रश्न आपके समक्ष और एक नया प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। और अब मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा से आए और आज इस सभा को वैक्सीनेशन के ऊपर और पोस्ट कोविड केयर कि किस तरीके से बोन्स एंड अपनी बॉडी को हम लोग मैनेज करें, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा। धन्यवाद अनिल जी, धन्यवाद कृष्टि जी। अनिल जी ने काफी लंबा टॉपिक बता दिया है, मुझे नहीं पता कि मैं सबके साथ कितना जस्टिस कर पाऊंगा। तो पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया गया है कि वैक्सीनेशन एंड वेरिएंट, और मैं उससे शुरू होता हूं कि पहले तो ये समझिए वैक्सीन होती क्या है और करती क्या है। वैक्सीन में हम वायरस जो एंटीजन का काम करता है, वायरस या कोई भी पैथोजन जिसकी भी वैक्सीन बनती है, हम उसका बॉडी का कोई टुकड़ा लेते हैं या पूरा वायरस लेते हैं, उसको हम एटीन्यूएट करते हैं। एटीन्यूएट करने का मतलब है कि उसको की रोग पैदा करने की क्षमता को खत्म करते हैं, लेकिन उसकी पैथोजेनिसिटी को मेंटेन करते हैं। उस तरह के आर्टिफिशियल वायरस क्रिएट करते हैं या लाइव वायरस को लैब में प्रोसेस करके डेड करते हैं, जिससे कि उसकी पैथोजेनिसिटी खत्म हो जाए और केवल एंटीजेनिसिटी बची रहे। उसको हम इंजेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो जब वो हमारी बॉडी में जाता है तो वो उसकी, चूंकि वो रोग पैदा नहीं कर पाता है तो वो हमें हार्म नहीं करता है, लेकिन हमारी बॉडी उसकी जो आउटर सरफेस होती है, बाहरी कवर होता है जो, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। या ये कहें कि दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक सेलुलर, एक एंटीबॉडी रिलेटेड। यूजुअली वैक्सीन्स में एंटीबॉडी रिलेटेड इम्यूनिटी एंड लॉन्ग टर्म सेलुलर इम्यूनिटी काम आती है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें न जाते हुए, तो जब एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो ये देखा गया है कि जब आपने इंजेक्शन दिया या वैक्सीन दी तो एंटीबॉडी इस तरीके से, क्योंकि वायरस लोड बढ़ा, ऊपर गई और ये धीरे 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 नीचे आ गई। एक जैसा आपने देखा होगा पीक बनता है, अभी सब लोग कोविड के पीक की बात करते हैं, जैसा पीक कोविड में हम देख रहे हैं नंबर्स का, वैसा ही लगभग एंटीबॉडी का पीक आता है बॉडी में और वो खत्म होने लगता है। तो बूस्टर डोज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब वो डाउनफॉल पे होता है तो उसके मिड में या उसके शुरू में ये चॉइस होती है लैब के रिजल्ट्स के बाद कि क्या बेहतर होगा। यूजुअली उस लेवल पे, जिस लेवल पे प्रोटेक्शन होता है, उस लेवल के आसपास का टाइम चूज किया जाता है बूस्टर डोज के लिए, जिससे अगर एक बार ऐसे आया और फिर ऐसे कैमल हेम्प की तरह बनाता है, तो ये बूस्टर डोज देने से एंटीबॉडी का नंबर बॉडी में बना रहता है, जो हमें रोग पैदा होने से रोकता है, या ये कहें कि वायरस को न्यूट्रलाइज करने से रोकता है। जब इस तरह का बूस्टर डोज दिया जाता है तो बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनते हैं उसकी एक फैक्ट्री होती है, टी सेल एंड बी सेल होते हैं, उसके अंदर ये प्रोड्यूस होता है। तो ये मेमोरी में स्टोर हो जाता है बी सेल की, कि जब फ्यूचर में कभी ये वायरस आएगा तो ये प्रोडक्शन दोबारा शुरू कर देगा। तो दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क्स।
और बूस्टर डोज देने से उसको एक तो अपनी मैकेनिज्म को रीसेट करने का टाइम मिल जाता है और उस पे हम ज्यादा रिलाई करते हैं। और टाइम के साथ ये यूजुअली पता चलता है कि 1 डोज काफी है, 2 डोज काफी है या मल्टीपल बूस्टर डोज काफी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा पल्स पोलियो वैक्सीनेशन में 3-4 डोज देने के बाद बंद कर दिया जाता है। वो अलग की बात है कि अब हर 4-6 महीने या साल भर में हमने देखा था कि पोलियो की वैक्सीन लग रही थी, बट वो इरेडिकेट करने के लिए लग रही थी, ह्यूमन के प्रिवेंशन के लिए नहीं लग रही थी। अगर किसी को, अगर इसको हम कोविड का एग्जाम्पल लें, तो हम कोविड में वैक्सीनेशन तभी तक देंगे जब तक आदमी को हार्म कर रहा है। ये कह पाना कि फ्यूचर में कितने बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी ये डिफिकल्ट है, पर ऐसा लगता है जैसे कि सभी महामारियों में हुआ है कि सारी महामारी कंट्रोल हो जाती हैं, ये भी कंट्रोल हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि 2 से मैक्सिमम 2 बूस्टर डोज की जरूरत शायद पड़े, अदरवाइज नहीं पड़ेगी। हो सकता है 2 में जो लग रही है उससे ही काम हो जाए। और अब जब हम वायरस को के अगेंस्ट वैक्सीन से काम करते हैं या जब वायरस बार बार रेप्लिकेट करता है तो उसमें कुछ जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं, और जेनेटिक म्यूटेशन होना नॉर्मल बात होती है। हर जो भी वायरस, बैक्टीरिया या जो भी लाइव ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है ऑल ओवर वर्ल्ड, उस सभी में म्यूटेशन होता है। वो म्यूटेशन कभी कभी नेगेटिव होता है और कभी कभी पॉजिटिव होता है। नेगेटिव म्यूटेशन ये हमारे टर्म में नहीं कहा जाता, ये वायरस के टर्म में कहा जाता है या किसी बैक्टीरिया के टर्म में कहा जाता है। जब नेगेटिव म्यूटेशन होता है तो वो वायरस धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और अगर पॉजिटिव म्यूटेशन होता है फॉर द वायरस तो वो विरुलेंस पैदा करता है। जैसे कि इस कोरोना वायरस में हमने देखा कि इसमें नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं और जिनकी विरुलेंस या ये कहें कि रोग पैदा करने की क्षमता ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। तो ये एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात होती है। हर ये प्रिंसिपल सभी पे लागू करता है, ह्यूमन पे भी लागू करता है तो वायरस पे भी लागू करता है। और वैक्सीन देने से हम एक आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं ह्यूमन बीइंग में, और जब जब ये मेजॉरिटी करीब 70% आबादी को लग जाती है तो ये इनडायरेक्ट एक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करता है जिससे वायरस का ट्रांसमिशन रुक जाता है। तो ये वजह है कि इस तरह से वैक्सीनेशन जो है प्रिवेंट करता है। और जहां तक रही कि म्यूटेशन अगर होंगे तो वैक्सीन क्या करेगी, थ्योरेटिकली ये कहा जा सकता है कि वैक्सीन के अगेंस्ट विरुलेंस आ सकती है म्यूटेशन के द्वारा, लेकिन जो वैक्सीन बनाई जा रही है डेड वायरस पे या कंप्लीट वायरस पे या एटीन्यूएट किए हुए वायरस पे, जैसे कि हमारी कोवैक्सीन है, या चाइना ने जो बना रखी है साइनोवैन करके नाम है, मुझे ठीक से नाम नहीं याद है, वो वैक्सीन और इंडिया में बनी वैक्सीन का तरीका ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो यूजुअली ये हम मान क्या सकते हैं कि 90% से ज्यादा श्योरिटी है कि कोई भी स्ट्रेन आएगा उसके अगेंस्ट कोवैक्सीन जिस प्लेटफॉर्म से बनाई गई है उस प्लेटफॉर्म से वो काम करती रहेगी। लेकिन इसका ये मतलब अभी तक नहीं निकाला जा सकता कि मैं ये कह रहा हूं कि जिसको कोविशील्ड मिली है वो इम्यून नहीं है। अगर दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो एक्सट्रीम सिचुएशन में कितने भी म्यूटेशन हो जाए तो कोवैक्सीन बेहतर रोल प्ले करेगी एज कंपेयर टू कोविशील्ड, क्योंकि कोविशील्ड स्पाइक प्रोटीन पे बनी है। मान लीजिए कि उसमें म्यूटेशन हुआ और स्पाइक प्रोटीन में चेंज आ गया तो शायद इसकी इफिकेसी कम हो जाएगी। तो मोटा मोटा वैक्सीनेशन एंड म्यूटेशन के बारे में मुझे लगता है इससे ज्यादा जितना टाइम परमिटेड है उस पर बोलना डिफिकल्ट है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। अगर इन जनरल हम ये कहें तो सभी को वैक्सीन लगानी चाहिए, चाहे कोविशील्ड मिल रही हो, चाहे कोवैक्सीन मिल रही हो, या मार्केट में अवेलेबल कोई भी वैक्सीन है वो आए तो उसे लगाना चाहिए। एक डाउट जो लोगों के दिमाग में होता है
और जो पॉलिटिकल रीजन से और बहुत ज्यादा मीडिया की वजह से क्रिएट हुआ है कि जो गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनमें वैक्सीन डिले लगानी चाहिए। ये सही कितना है, गलत कितना है? तो मैं बता दूं, जिसमें नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है, अगर वैसे 1000 लोगों को लिया जाता है और 1000 लोग वो जिनमें वैक्सीनेशन हुआ है, तो जो री इन्फेक्शन का रेट है वो वैक्सीनेटेड ग्रुप में ज्यादा है एज कंपेयर टू जिसमें इन्फेक्शन हुआ। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर घर में प्रायोरिटी सेट करनी हो कि किसको वैक्सीन दिलाई जाए, किसको वैक्सीन ना दिलाई जाए, तो जिनको वह इन्फेक्शन हो चुका है उनको हम रोक सकते हैं एज कंपेयर टू जिनको वैक्सीन नहीं मिली है, हम उनको पहले दें। तो ये जो अभी नए नए प्लानिंग में चेंज गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं कि हम 4 हफ्ते पे देंगे, 6 हफ्ते पे देंगे, 3 महीने पे देंगे, 6 महीने पे देंगे, इसको देख करके एक कॉमन आदमी को ये लगता है कि वो शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि वैक्सीन कम है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वैक्सीन कम है सरकार के पास, लेकिन ऐसा नहीं है कि गैप बढ़ाने से वैक्सीन की इफिकेसी पे फर्क पड़ेगा। ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं कि सरकार तो वैक्सीन कम है इसलिए ड्यूरेशन बढ़ा रही है। ये चीजें ये कहना किसी पॉलिटिकल नुमाइंदे के लिए बेहतर होगा। एज ए साइंटिस्ट मेरा मानना है कि जब ये 2 ग्रुप की एनालिसिस क्लियर कर रही है कि जिनको इन्फेक्शन हो चुका वो ज्यादा सिक्योर है, तो हमें उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है और जो इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं। अब बात आती है कि थर्ड वेव में क्या बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होगा? आप ये समझ लीजिए कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट फर्स्ट वेव में भी था, सेकेंड वेव में भी है और थर्ड वेव में भी होगा। यानी कि बच्चे उतने ही ससेप्टेबल हैं जितने हम और आप ससेप्टेबल हैं। मैं ओल्ड एज और हाई रिस्क ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक फिट आदमी की बात कर रहा हूं। क्योंकि जो डेटा है बच्चों का, वुहान में 1% लोग, जहां से वायरस पैदा हुआ था वहां पे 1% बच्चे इन्फेक्ट हुए थे। लेकिन आप सबको याद होगा कि वुहान में दिसंबर के महीने में वायरस आया था और उन्होंने जनवरी में ही लॉकडाउन लगा दिया था। यूके में जितने भी टेस्ट रिपोर्ट आई है, जो भी इन्फेक्शन आया है, उसमें करीब 10% लोग जो हैं वो चाइल्ड एज ग्रुप में आते हैं। इसी तरह से यूएस में भी करीब 15 से 18% के आसपास बच्चे इन्फेक्ट हुए हैं। इंडिया में फर्स्ट वेव में करीब 3% के आसपास बच्चे अफेक्ट हुए थे और इस सेकेंड वेव में करीब करीब 10 से 12% के आसपास बच्चे अफेक्ट हुए हैं। तो फिर आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि आखिर बच्चे इतने कम इन्फेक्ट हुए हैं, तो ये बात सही है कि बच्चों को इन्फेक्शन का रेट कम होता है। इसको जरा साइंटिफिकली समझने की कोशिश कीजिए। पहली चीज ये कि जब हमारे देश में या किसी भी देश में ये वायरस नया नया आया था, तो उस समय तुरंत लॉकडाउन लगा दिया गया था और सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट हमने बच्चों को किया था। और आप देखिए कि 1 साल से हमारे देश में अभी तक स्कूल नहीं खुले हैं, जिससे ये पता चलता है कि उनमें एक्सपोजर कब हुआ है और यही वजह से बच्चों का नंबर कम आ रहा है। एक दूसरा मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग समझाने की कोशिश करता हूं। हम बच्चे मानते हैं 18 साल से कम उम्र की पॉपुलेशन को, और जो एडल्ट मानते हैं हम 18 से लेके 70-80 साल तक के लोगों को मानते हैं। तो अगर इस कंपेयर को देखें तो जिस तरीके से करीब 10 से 12% के आसपास बच्चों का नंबर आता है एज ग्रुप के, मैथमेटिकल एज ग्रुप में 15 साल से कम केवल 15% ही हुआ, 85% एडल्ट होता है। लगभग वही चीज हमें देखने को मिली है सेकेंड वेव में कि 10 से 12% के आसपास बच्चे इन्फेक्ट हुए हैं। तो बच्चों में ससेप्टेबिलिटी उतनी ही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बच्चों में जो वायरस जहां पे अटैच होता है सेल पे, जिसको एस2 रिसेप्टर बोलते हैं,
उसकी ससेप्टेबिलिटी एडल्ट से कम है, यानी कि वायरस उस पर ज्यादा अच्छी तरह से अटैच नहीं हो पाता है, और ये वजह है कि बच्चों में सीरियसनेस ऑफ डिजीज बहुत कम है। बच्चों में वैक्सीनेशन करें या ना करें, ये हमारी डिमांड और सप्लाई नहीं होनी चाहिए, इसका साइंटिफिक प्रूफ होना चाहिए। अभी कोई भी डेटा सजेस्ट नहीं कर रहा है, कोई भी डेटा मींस कि कोई भी स्टडी डिस्क्लोजर में नहीं आई है जो ये कहे कि बच्चों को वैक्सीन देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम, फिर समझिए कि अगर हम 1 लाख बच्चों को वैक्सीन देते हैं और 1 लाख बच्चों को वैक्सीन नहीं देते हैं, उन दोनों ग्रुप्स को अगर हम कंपेयर करते हैं, अगर दोनों का रिजल्ट सेम है, या क्योंकि आप समझिए ना, वैक्सीन की एफिकेसी भी करीब करीब 85% है ऑन एवरेज, और अगर बच्चे जो बिना वैक्सीन के भी 85% तक प्रोटेक्टेड हैं, तो वैक्सीन देना कितना सही है, कितना गलत है, ये हम जब ट्रायल्स करते हैं, उसमें डबल ब्लाइंड, ट्रिपल ब्लाइंड ट्रायल करते हैं, उसके बाद क्लियर होता है। तो इन टोटल वैक्सीनेशन के बारे में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि घर में सबको वैक्सीन लगानी चाहिए। जिनको इन्फेक्शन हो चुका है उनको हम डिले कर सकते हैं, जिसको 1 डोज लग चुकी है उसको हम 2 से 3 महीने तक डिले कर सकते हैं, और बच्चों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम तब तक स्टार्ट नहीं करें जब तक साइंटिफिक डेटा ना आ जाए। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा वैक्सीनेशन के बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अनिल जी और क्रिस्टी जी, अगर आपको कुछ इसमें इतने में कुछ सवाल पूछना है तो आप मेरे से पूछ लें, जिससे कि बाद में अगले टॉपिक पे जो अनिल जी ने कहा था वुहान चाइना और इसकी ओरिजिन के बारे में, फिर मैं उस पर बात कर सकता हूँ थोड़ी देर। अभी डॉक्टर साहब, मुझे एक क्वेश्चन था। जी। वो ये था कि जैसे आपने कहा कि अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो वैक्सीनेशन को डिले कर सकते हैं। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है वो भी कहती है कि 4 से 6 हफ्ते या 3 महीने बाद आप लगवा सकते हैं। ये जो 3 महीने या 4 से 6 हफ्ते का जो टाइम पीरियड है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसकी थोड़ी सी क्लैरिटी कीजिए। मतलब जैसे किसी को, सपोज करिए कि किसी को 13 अप्रैल को सिम्टम आना शुरू हुए और वो 23 अप्रैल तक ठीक हो गया, तो रिकवरी पीरियड जो है, आप स्टार्टिंग डेट कहाँ से गिनूंगी? मैं 13 अप्रैल से गिनूंगी, 23 अप्रैल से गिनूंगी, या कोई हॉस्पिटलाइज होके 1 महीने में ठीक होके घर आया है तो वो 23 मई तक ठीक घर आया है तो 23 मई गिनूंगी? मैं इस स्टार्टिंग डेट के बारे में पता करना चाह रही थी। मेरा ये मानना है कि इन सारे में ज्यादा से ज्यादा फर्क 10 दिन का आएगा। तो एज ए कॉमन स्टैंडर्ड ये मान लिया जाए कि जिस दिन आपको इन्फेक्शन हुआ है, यानी हाँ, जिस दिन आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उस दिन से 5 दिन पहले आपको इन्फेक्शन माना जाएगा, और 10 दिन तक वायरस बॉडी में रहता है। यूजुअली वायरस कभी भी 15 दिन के बाद बॉडी में नहीं रह पाता, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। तो यानी कि जिस दिन आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसके 10 दिन बाद को स्टैंडर्ड मान लीजिए। उस 10 दिन, यानी कि मेरे को मान लीजिए मेरी रिपोर्ट 5 तारीख को पॉजिटिव आई है, यानी कि मैं 1 तारीख को इन्फेक्ट हुआ था, यानी 5 से 10 दिन, 15 तारीख आपकी डेट होनी चाहिए। आपको 15 तारीख से अपना काउंट करना चाहिए, उससे 6 हफ्ते या उससे 2 महीने या उससे 3 महीने बाद। ठीक है डॉक्टर। एक क्वेश्चन और आया था चैट में कि स्पुतनिक जो वैक्सीन है उसका एक ही डोज काफी है या उसके भी 2 डोजेस लेने होंगे? ये कंपनी का जो ब्रोशर है उसको देना पड़ेगा, लेकिन अभी तक जितने भी सिंगल डोज वाली वैक्सीन अभी तक अप्रूव नहीं हुई है, उस पर ट्रायल चल रहे हैं। तो जहां तक थोड़ा सा जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है, स्पुतनिक के 2 वेरिएंट्स हैं, स्पुतनिक, एक स्पुतनिक लाइट और स्पुतनिक वी। जो स्पुतनिक वी है ये पूरी 2 डोज वाली वैक्सीन है, और अगर इसका केवल आप पहला डोज लेते हो तो उसको वो लोग स्पुतनिक लाइट कहते हैं। स्पुतनिक लाइट में जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि एफिकेसी उसमें भी आती है अच्छी, करीब 60 से 65% या 70% का उसका एफिकेसी लेवल है। और अगर आप सेकंड डोज लेकर के उसको स्पुतनिक वी में कन्वर्ट कर लो तो उसका एफिकेसी लेवल बेटर है। इंडिया में इन्होंने स्पुतनिक लाइट एज अ वैक्सीन अभी लॉन्च नहीं करी है, उसके
उसका डेटा अभी शेयर नहीं हुआ है। जो हमारे यहाँ इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं वो डबल डोज स्पुतनिक वी करके ही लॉन्च कर रहे हैं, हालांकि स्पुतनिक लाइट इज नथिंग बट स्पुतनिक वी का पहला डोज। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसके स्पुतनिक के बारे में, जो मैंने अभी तक पढ़ा सुना है। यही बाकी है डॉक्टर कौशल यही है बेसिकली डॉक्टर साहब कि स्पुतनिक का 21 डेज के बाद में सेकंड डोज आएगा। वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने किया है, हैदराबाद में ऐसा ही हो रहा है, उसमें 12 या 13 दिन तो हो भी चुके हैं। और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस का यदि आपको को भी साथ में यदि आप एड्रेस कर दें प्रायर टू दैट चाइना पार्ट, तो उसमें सारे लोगों के प्रश्न सारे आ जाएंगे। आई थिंक स्पुतनिक का भी प्रश्न उसी में था। आप मेरे से सवाल पूछते ना, मैं बोलता जाऊं। ये आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चंस मैं प्लेस करा देता हूं, उसमें से जो आपको हाँ बिल्कुल जवाब बिल्कुल। हाँ, अभिनव प्लीज प्लेस द क्वेश्चन। Uncle, are you able to see the questions? हाँ मैं देख पा रहा हूँ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इंपॉर्टेंट है, व्हेन शुड ही गेट द सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन इफ द कोविड इन्फेक्शन आफ्टर द फर्स्ट डोज वाज एडमिनिस्टर्ड? इसका आंसर ये है कि अगर फर्स्ट डोज लगी है उसके बाद कोविड का इन्फेक्शन हुआ है तो बूस्टर डोज एक तरह से कहें लग गई है, तो वो अपने सेकेंड डोज को वो 3 महीने या 4 महीने बाद लगा सकता है। 3 महीने कम से कम टाइम है, 3 महीने के बाद वो लगवा सकते हैं। और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिले बिटवीन द 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन, इसके बारे में मैंने बता दिया कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आया उसको फॉलो करना चाहिए, बट एटलीस्ट एक अगर कोई भी गाइडलाइन नहीं है तो एज अ साइंटिस्ट एडवाइस यही होगी कि कम से कम टाइम शुड बी 6 वीक्स एंड अप टू 4 to 5 मंथ तक हो सकता है, बट 3 मंथ आप बॉर्डर लाइन मान के चलिए कि अगर कोई बार नहीं तो 3 मंथ पे लगवाया जा सकता है। मैं आई डिस्टर्ब यू डॉक्टर, यहाँ पे इस क्वेश्चन का एक पहलू ये भी था कि सपोज किसी कारण से किसी का वैक्सीनेशन डिले हो गया है, 3 महीने से ज्यादा समय बीत गया है, तो क्या उसे वापस से दोनों डोज लेने होंगे या वो बूस्टर डोज बाद में भी लगवा सकेगा? उसका तरीका ये है कि आप अपने एंटीबॉडी के टेस्ट करा लें जी। अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट है जी। तो मुझे नहीं लगता है कि उसको दोनों डोज लगानी चाहिए, वो सिंगल बूस्टर डोज विल बी ओके। तो वो जब उससे अवेलेबल हो फिर वो सिंगल डोज एक और लगवा ले अपने। जी हाँ ठीक है। क्रिस्टी आप सवाल पूछते जाओ, मैं ऐसे बेहतर आंसर देता जाऊं। जी। वैक्सीनेशन का प्रोटेक्शन कितने दिन तक रहता है? 3 महीने, 6 महीने? ये आप ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं कि प्रॉब्ली वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे पाएगा या नहीं, तो आप एक बार उसकी क्लैरिटी थोड़ी सी और कर दीजिए। अभी तक जितने भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुए हैं जो यूजुअली वायरस पे है, उसमें दोनों तरह की देखे गए हैं कि कुछ लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देते हैं और कुछ टेम्परेरी इम्यूनिटी देते हैं। तो ये 100% श्योरिटी के साथ बताना मुश्किल है, लेकिन जितने अगर हम प्रीवियस हम देखें, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस देखें जो बहुत ही लाइट है, जी। और न्यूमोकोकल वैक्सीन जो एक हालांकि बैक्टीरियल वैक्सीन है, उसके वेरिएंट आप देखते हैं 2-2, 3-3 साल पे आते रहते हैं, और चूंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो बहुत कम लोग लगाते हैं या बहुत कम लोगों को जानकारी है। कोविड के बारे में ट्रूली स्पीकिंग आज की डेट में कुछ भी कहना बहुत डिफिकल्ट है कि फ्यूचर में हमें मल्टीपल डोज की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, पर जितने भी अगर हम पिछले 1200 सालों के पैंडेमिक्स की हिस्ट्री देखते हैं, जिसमें करीब करीब 7 पैंडेमिक्स आए हैं, सारी पैंडेमिक का जो मिनिमम टाइम होता है करीब 1.5 साल का होता है, मैक्सिमम टाइम 5 से 7 साल का रहा है। एवरेज टाइम ज्यादातर जो पैंडेमिक्स होती हैं वो 3 साल से 4 साल में खत्म हो जाती हैं। टोटल पीक 5 आते हैं इन मेजॉरिटी। नॉर्मली ये देखा गया है कि थर्ड पीक अभी तक सबसे स्ट्रॉन्ग रहा है, फर्स्ट सेकेंड उससे कम रहा है,
और फोर्थ फिफ्थ और कम रहता है। तो यानी कि नेचुरल अगर इन्फेक्शन अपनी तरह से फैलता रहा है पहले भारत मतलब पूरे विश्व में, तो उसमें इतने पीक्स के बाद एक नेचुरल इम्यूनिटी आ जाती है और लोगों को बूस्टर डोज या वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम ये मान के चलेंगे पॉजिटिवली कि शायद हमें बूस्टर डोज या लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाएगी। बस इसमें एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो पुराने समय में जो पैंडेमिक्स फैलती थी, तो उस समय ना हवाई जहाज होते थे, ना ट्रेन होती थी, ना बस होती थी, तो उसका स्प्रेड बड़ा स्लो होता था। और ये वजह है कि वो पैंडेमिक्स 3 साल से लेके 7 साल तक एक्सटेंड करती थी, क्योंकि स्लो प्रोग्रेसिव होती, ज्योग्राफिकल लिमिटेशन, ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती थी। आज हवाई जहाज और ट्रेन की वजह से बहुत जल्दी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो हो सकता है ये जो भी पैंडेमिक आई है ये 3 साल में मैक्सिमम खत्म हो जाएगी। और ये मेरा मानना है कि 2024 को हम बिल्कुल क्लीन मान सकते हैं। और सेकेंड वेव से बड़ी वेव होगी थर्ड, ये कहना मेरे लिए अभी डिफिकल्ट है, लेकिन मैं ये अगर हम पुराने डेटा को मान के चलें तो थर्ड वेव बड़ी होनी चाहिए। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इस समय पॉपुलेशन का मूवमेंट अच्छा खासा हो जाता है, तो मुझे लगता है कि या तो थर्ड वेव सेकेंड वेव के बराबर आएगी या छोटी आएगी। बड़ी होना अनलाइकली होना चाहिए, पर आई मे नॉट बी 100% श्योर। जी डॉक्टर। तीसरा ये कि जैसे आपने बताया कि कोविशील्ड जो है वो स्पाइक प्रोटीन पे वैक्सीन है, कोवैक्सीन जो है वो इनएक्टिवेटेड वायरस है, तो प्रॉब्ली उसका कवर ज्यादा है। तो जो लोग कोविशील्ड से दोनों वैक्सीन लेके वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, अगर उन्हें ऑप्शन मिलता है तो क्या उन्हें कोवैक्सीन लगवानी चाहिए फॉर ग्रेटर कवरेज? एज ए डॉक्टर, एज ए फैमिली फिजिशियन, चूंकि क्लोज ग्रुप है, मैं कहूंगा हाँ लगवाना चाहिए। बट पब्लिक फोरम में इस जो ओपन फोरम है उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक साइंटिफिक डेटा अवेलेबल ना हो जाए तब तक नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि कल को कोई भी ये क्वेश्चन कर सकता है कि अनसाइंटिफिकली कैसे बोला गया। बट जो अंडरस्टैंडिंग अभी तक की बायोलॉजी की, दोनों अलग अलग चीजों पे एक्ट करती हैं। अगर एक्स्ट्रा डोज मिल जाती है तो नुकसान शायद नहीं करेगी, फायदा करेगी। जी डॉक्टर। एक क्वेश्चन ये भी था डॉक्टर कि वैक्सीनेशन से कई लोगों को साइड इफेक्ट्स देखने में आए हैं, तो उसका वार्निंग सिग्नल क्या है कि कौन सा साइड इफेक्ट नॉर्मल है और कौन सा ऐसा है जिसके लिए हमें प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ सकती है? एज अ लेमैन घर में हम वैक्सीन लगवा के आए हैं, तो क्या वार्निंग साइन है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए? पहली चीज ये कि जब भी वैक्सीन दी जाती है या कोई भी मेडिसिन दी जाती है, उसका साइड इफेक्ट की बजाय मैं कहता हूँ वो एडिशनल इफेक्ट होता है। अच्छा। वो साइड इफेक्ट कह के हमने उसको नेगेटिव ज्यादा बना दिया है और लोग घबराने बहुत लगे हैं। जी। जो भी एडिशनल इफेक्ट है, वो इफेक्ट यही बताता है कि वैक्सीन इज इफेक्टिव और आपका इम्यून रिस्पॉन्स काम कर रहा है। मेरा एज ए फैमिली कंसल्टेंट ये एडवाइस होगी कि जो भी वैक्सीन लगवा के आ रहा है वो अपने बुखार होने का वेट ना करे, बल्कि अपने घर में, हर घर में पैरासीटामोल होती है। पैरासीटामोल की 4 डोजेज जो अवेलेबल पैरासीटामोल है 500 या 700 mg की, वो सबके घर में अवेलेबल होती है। बुखार हो या ना हो, वो सभी लोग दिन भर में 4 पैरासीटामोल 4 दिन के लिए ले लें। पैरासीटामोल खाने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि पैरासीटामोल लेने से जब फीवर नहीं होगा तो बॉडी की इम्यूनिटी या ये कहें कि बॉडी की मेटाबॉलिज्म प्रॉपर काम करेगी। और प्रोटेक्शन में या ये कहें प्रिवेंटिव पैरासीटामोल लेना ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू बीमार होकर के फीवर, हाई ग्रेड फीवर आने के बाद आप घबराएं और हॉस्पिटल जाएं। दिस इज वन। तो एक लाइन में अगर बोलूं कि हर आदमी जिसको वैक्सीनेशन के लिए जो लौटा है, उसके घर वाले उसको दिन में 4 बार, एडल्ट की बात कर रहा हूं, कोई भी आदमी जिसका वेट 60 kg के ऊपर है, वो दिन में 3 ग्राम्स पैरासीटामोल 4 दिन तक ले ले और फीवर होने का वेट ना करे। अब आपने पूछा वार्निंग साइन क्या होंगे। वार्निंग साइन में अगर किसी को अचानक चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होता है,
या अचानक अनकॉन्शियस हो जाता है या सडन मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, तो ये कुछ वार्निंग साइन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैं ये भी बता दूं, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि फीवर का होना बड़ा नॉर्मल है और ये बताता है कि योर बॉडी इज वर्किंग। बाकी जो 3 चीजें बताई हैं उसमें ये है कि चूंकि वायरस जब किसी की बॉडी में जाता है तो उसमें तुरंत तो नहीं बट इन रेयर केस कभी कभी वो ब्लड क्लॉटिंग को स्टिमुलेट करता है। अगर किसी को वायरस वैक्सीन की वजह से क्लॉटिंग कैस्केड शुरू हो गया है, जो बहुत अनकॉमन है, बहुत ही अनकॉमन है, तो उसमें कुछ चीजें होंगी कि जैसे ब्रेन में क्लॉट बने या आई में क्लॉट बने तो देखने में दिक्कत आए, या हार्ट में लगे तो चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट हो। तो ये चीजें वार्निंग साइन है जिसके लिए आपको जाना चाहिए। अदरवाइज सबको बिना वेट किए पैरासीटामोल की 4 गोली खाना खाने के बाद 4 दिन तक ले लेनी चाहिए और भूल जाना चाहिए कि उसने वैक्सीन लगाई है। ठीक है डॉक्टर। अब डॉक्टर वी कम टू योर सब्जेक्ट, आपका जो स्पेशलाइजेशन है बोन हेल्थ का, तो उसमें मैं सबसे पहला, क्योंकि समय सीमा हमारे पास कम है, तो दो ही क्वेश्चंस मैं इसमें से आपको पुट अप करूंगी। पहला तो ये कि हमारे ग्रुप में और जनरली भी काफी सारे एल्डरली पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी सर्जरीज ड्यू थी, नी रिप्लेसमेंट है, किसी का स्पाइन रिलेटेड इश्यूज हैं, तो अभी कोविड के कारण इन सर्जरीज को डिले करना पड़ रहा है। तो उसमें उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि वो एक बैलेंस हम कर सके कि रिक्वायर्ड सर्जरीज भी हो सके और कोविड से हम बच भी सके। सर्जरी कराने का इस समय सिर्फ एक इंडिकेशन है, जी अगर सर्जरी लाइफ सेविंग सर्जरी है जी या आपको प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि आपकी डे टू डे डेली एक्टिविटी एंड फैमिली एक्टिविटी पूरी रिस्ट्रिक्ट हो गई है, यही क्राइटेरिया होना चाहिए किसी भी सर्जरी को अभी करवाने का। अदरवाइज जैसे आपने कमर के दर्द की बात बताई, नर्व पेन की बात बताई, जॉइंट पेन की बात बताई, ये जिनको भी प्रॉब्लम है और जिनको भी सर्जरी एडवाइस की गई है, ये प्रॉब्लम उनको आज नई नहीं हो रही है, ये 2-3 साल 4 साल से चल रही है। तो अगर कोई प्रॉब्लम 4 साल टल सकती है तो 90% से ज्यादा लोग उसको 4 महीने और टाल सकते हैं। पर हाँ, अगर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, बेड रिडन सिचुएशन है और हमेशा 24 आवर पेन किलर लेने की जरूरत पड़ रही है, तो उसको डॉक्टर को विजिट करके एडिक्वेट ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ठीक है। दूसरा ये कि कोविड में हमने देखा है डॉक्टर कि काफी फटीग, मतलब कोविड से रिकवर होने के बाद भी फटीग और बॉडी पेन्स रहते हैं लोगों को, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, और नॉर्मल जो आपकी एक्सरसाइजिंग वगैरह, नॉर्मल वर्क, वॉक और एक्सरसाइजेस, वो कब तक हम स्टार्ट कर सकते हैं? मास्क लगा करके कम भीड़ वाली जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वॉकिंग आज से शुरू कर सकते, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा। ऑर्थोपेडिक्स के प्रिवेंटिव प्रोग्राम में जो लोग बाहर जा सकते हैं उनको मास्क लगा के वॉक करना चाहिए, जो एक्सरसाइज वो घर में करते थे वो शुरू करनी चाहिए। अगर ये दोनों पॉसिबल नहीं है तो घर में साइकिलिंग कर सकते हैं या अपने बंद कमरे में थोड़ा बहुत जॉगिंग कर सकते हैं, और जो यंग लोग हैं वो स्किपिंग कर सकते हैं। तो थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करें, और उसका क्राइटेरिया कहाँ तक जाता है कि कितनी देर करें और कितनी स्टेनुअस करें, तो उसमें इस समय यही क्राइटेरिया है कि चूंकि समर का मौसम चल रहा है, तो अगर स्वेटिंग चालू हो जाए उस लेवल तक की एक्सरसाइज करना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है डॉक्टर। एक क्वेश्चन ये भी है डॉक्टर कि स्टेरॉइड्स और जो दूसरे इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं वो कई बोन की बीमारियां जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह पे फर्दर एडवर्स इफेक्ट करते हैं, तो उस चीज को कैसे मैनेज किया जाए? कोई भी स्टेरॉइड जो कोविड में यूज हुआ है उसकी वजह से किसी भी नॉर्मल आदमी को ऑस्टियोपोरोसिस नहीं इंड्यूस होगी। रीजन कि जिसको भी कोविड में स्टेरॉइड दिया गया है वो हाई डोज एंड शॉर्ट टर्म के लिए दिया गया। हाई डोज एंड शॉर्ट टर्म का स्टेरॉइड
is always life saving, beneficial for patient. But जो ऑस्टियोपोरोसिस की बात हो रही है, जब क्रॉनिक डोज दी जाती है, 3 महीने से ज्यादा दी जाती है, तब उसके ऑर्थोपेडिक साइड इफेक्ट आते हैं। शॉर्ट टर्म 2-3 हफ्ते के स्टेरॉइड लेने से किसी को ऑर्थोपेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट वो सारे लोग जो डायबिटिक हैं, जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है, जिनका डायलिसिस चल रहा है, जिनमें ट्रांसप्लांट हुआ है, उन लोगों को थोड़ा खास ख्याल रखना। जॉइंट पेन्स के लिए कोई दवा लेनी चाहिए डॉक्टर? कोविड से रिलेटेड जॉइंट पेन्स जो बाद तक चले आते हैं कोविड नेगेटिव होने के बाद भी? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अभी तक ऐसे एक आध केस ही मिले हैं जिनमें पोस्ट कोविड जॉइंट पेन आया हो। पोस्ट कोविड फटीग होती है, पोस्ट कोविड बॉडी पेन होता है, मस्कुलर पेन होता है। जॉइंट पेन जिनको पहले से आर्थराइटिस रही है या जिनको रिमेटॉइड आर्थराइटिस रही है, क्योंकि उनकी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट हो गई है, उसकी वजह से ज्यादा देखने को मिले हैं। पर अभी तक कोई ये कहे कि कोविड की वजह से किसी के नी जॉइंट में पेन आ गया, ये इंफॉर्मेशन अभी तक सही नहीं। तो वो जो अपनी दवाइयां उस समय ले रहे हैं, they can continue taking those medicines? वो सारी मेडिसिन जो भी किसी भी वजह से कोई ले रहा हो, चाहे वो ऑर्थोपेडिक्स की हो, चाहे वो डायबिटीज की हो, चाहे वो किडनी की हो, या चाहे ब्लड प्रेशर की हो, या कोई भी ऐसी दवा जो पहले चल रही थी, वो सब चलती रहेगी जब तक कि उनका अपना डॉक्टर उन्हें रोकने के लिए ना करे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर कौशल, आपका बहुत समय हमने लिया, पर आपने बहुत ही क्लैरिटी से हमारे प्रश्नों का जवाब दिया है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज यहाँ पे मैं आप सभी से साझा करना चाहूंगी कि डॉक्टर कौशल ने भी जूम क्लिनिक पे कंसल्टेशन देना शुरू किया है उन पेशेंट्स के लिए जो या तो फिजिकली आ नहीं पा रहे हैं या नहीं आना चाहते हैं। उस सारी जूम ओपीडी की जो भी डिटेल्स है उसको बताने के लिए मैं यहाँ पे आमंत्रित करूंगी आयुषी जैन को, जो कि हमारी सदस्य हैं और जिन्होंने बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी किया है एम्स से। आई कैन सी कि आयुषी यहाँ पे है। आयुषी, प्लीज आप बताएं कि कैसे जूम पे डॉक्टर कौशल से कंसल्ट किया जा सकता है। हेलो एवरीवन, थैंक यू भाभी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। सो पिछले 5 वेब सेशन से हमने देखा है कि घर बैठे हम सब फैमिलीज ने जूम कॉल के थ्रू डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन करी है, उनके लेक्चर्स सुने हैं, कोविड रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम सब हर फैमिली ने फेस करी है, वैक्सीनेशन रिलेटेड या कोई भी मेडिसिन रिलेटेड, क्या प्रोटोकॉल घर पे फॉलो करना है या हॉस्पिटल कब जाना है, ऑक्सीजन लेवल कैसे मॉनिटर करना है, हम सब ने घर बैठ के इन जूम सेशंस के थ्रू सीखा है और अपने लिए आगे के लिए यूज किया है। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक न्यू चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम जीएचसी ग्रुप के लिए, जूम क्लिनिक्स। जूम क्लिनिक्स के माध्यम से हम लोग ये करेंगे कि जो डॉक्टर हैं, क्योंकि उनके साथ हम इन पर्सन या फिजिकल में अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते कोविड सिचुएशन में, इस टाइम पे लॉकडाउन में नहीं जा सकते उनके क्लिनिक्स, तो घर बैठे हम लोग जूम कॉल के थ्रू उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे एंड उसी जूम कॉल के थ्रू डॉक्टर्स बताएंगे उसके लिए क्या ट्रीटमेंट आगे फॉलो करना है। सबसे पहले उसी जूम क्लिनिक्स में हम फर्स्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डॉक्टर कौशल को। डॉक्टर कौशल की जूम क्लिनिक्स में आज हमारे 2 पेशेंट्स हैं इस ग्रुप से। सबसे पहले है मिसेस संगीता जैन, वो बताएंगे अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर कौशल सर। अनम्यूट करना है। और हल्की सी स्वेलिंग रहती है। अगर मैं 2-3 घंटे जैसे किचन में लगातार खड़ी हो जाऊं या वैसे, तो वहाँ स्वेलिंग बढ़ जाती है। मैडम एक बार दोबारा रिपीट करें क्योंकि शुरू की आवाज मैं सुन नहीं पाया। अच्छा, मेरा डॉक्टर साहब मेरा फ्लैट फुट है। अच्छा, वो जहाँ कर्व होनी चाहिए वहाँ उस जगह पे मुझे पेन रहता है और वहाँ हल्की स्वेलिंग रहती है। और अगर मैं जब 2-3 घंटे जैसे खड़ी रह गई तो वहाँ स्वेलिंग बढ़ जाती है।
ये बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है और बहुत ही नॉर्मल सिम्टम है। जो उनके भी फ्लैट फुट होते हैं या फुट में कोई प्रॉब्लम होती है या जिनको कोई सर्जरी हुई होती है पैर में या टांग में या थाई में या नी में या इवन हिप में, उनको पैरों में स्वेलिंग आना बहुत ही नॉर्मल फिनोमेना है। सिर्फ स्वेलिंग के लिए किसी ट्रीटमेंट को लेने की जरूरत नहीं है। अगर स्वेलिंग जब सुबह सो के उठें उस समय ज्यादा हो पैरों में भी और चेहरे पर, तब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पर कोई भी ऐसी स्वेलिंग जो पैरों में आ रही है, आपके ऑलरेडी फ्लैट फिट है उसमें आ रही है, या कोई बीमारी किसी को टांगों में है उसमें आ रही है, और वो स्वेलिंग सुबह नहीं रहती है, जब काम करते हैं उस समय बढ़ती है, तो ये बहुत ही नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल है, इसके लिए किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। बट बात आती है पेन की। पेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मैं देख पा रहा हूँ आपकी एज 50+ है और फ्लैट फुट में फुट के जो छोटे जॉइंट्स होते हैं उसमें आर्थराइटिस होती है। उसके लिए कोई भी ऐसा पेन का मेडिसिन जो आप हमेशा से लेती रही हैं उसको ले लें। मैं एक आपसे अलग हट के सबके लिए एक एडवाइस दे रहा हूं, जिनकी किडनी फंक्शन नॉर्मल है उन सभी के लिए ये एडवाइस है कि अगर किसी को पेन हो रहा है तो SOS पेन किलर लेने की बजाय 5 से 7 दिन से लेकर के 2 हफ्ते तक कंटिन्यूअस पेन की मेडिसिन लें, तब आपको कंप्लीट रिलीफ आएगा। होता क्या है कि आदमी को आज दर्द हो, आज उसने गोली ले ली, कल आराम आ गया, कल बंद कर दी, फिर शाम को दर्द आ गया, फिर गोली ले ली। इस तरह से वो महीनों तक गोली लेता रहता है और कहता है कि हम पेन की गोली लेते हैं, आराम आ जाता है और फिर दोबारा आ जाता है। पेन इज अ सिम्टम आप जिसको बताते हैं, लेकिन उसका रीजन होता है इन्फ्लेमेशन। तो सबसे पहले पेन खत्म होता है और किसी भी सॉफ्ट टिश्यू के इन्फ्लेमेशन को खत्म होने में 3 हफ्ते का समय लगता है। इसीलिए कोई भी आदमी जिसकी किडनी फंक्शंस नॉर्मल है और वो किसी पेन किलर से एलर्जिक नहीं है, तो उसको एडिक्वेट डोज में, एडिक्वेट का मतलब जितनी रिकमेंडेड डोज है आपके वेट के हिसाब से, 1 बार या 2 बार के हिसाब से जो स्टैंडर्ड डोज होती है उसको कम से कम 10 से 15 दिन तक लगातार लें, सभी लोगों को आराम आ जाएगा। और मैंने देखा यूजुअली बहुत सारे पेशेंट होते हैं, कहते हैं कि जैसे कि किसी को 750 मिलीग्राम पैरासीटामोल लिख दी और 70 मिलीग्राम मैंने वोवेरॉन लिख दी, तो बोथ आर इक्वल। डोंट गो इन मिलीग्राम्स कि क्या लिखा हुआ है, वो मिलीग्राम उस पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि उसको कंपेयर करने के लिए है कि चूंकि उसकी 60 मिलीग्राम इफेक्टिव और उसकी 1000 मिलीग्राम इफेक्टिव है तो दोनों में 1000 वाली नुकसान करेगी। नहीं, हर डोज, हर मेडिसिन का अलग अलग मिलीग्राम होता है, उसको एक दूसरे कंपेयर ना करें। डॉक्टर साहब पेन किलर कौन सी लेनी चाहिए? जिसको भी आज तक आप लेती रही, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं तो कॉम्बीफ्लेम लेती हूँ। हाँ, तो कॉम्बीफ्लेम आप ले सकती हैं, लेकिन कॉम्बीफ्लेम का जॉइंट पे बहुत इफेक्ट नहीं होता। या तो आप सबसे कॉमनली यूज होने वाली वोवेरॉन ले सकती हैं, या मैं लिखता हूँ इटोरिकॉक्सिब। इटोरिकॉक्सिब 2-3 नाम से आती है, जैसे न्यूकॉक्सिया 90, रिटोज 90, इटोशाइन 90, ये सारी गोली ले सकती हैं। और इनिशियल डोज 2 गोली होती है, 1 हफ्ते बाद 1 डोज होती है। ऐसे लोग जिनको की जॉइंट प्रॉब्लम है और किडनी फंक्शन नॉर्मल है, वो इसको ले सकते हैं। डॉक्टर साहब जैसे सर दर्द वगैरह होता है उसमें भी ले सकते हैं ये? सर दर्द के लिए सबसे अच्छी गोली है क्रोसिन, या जो आप कॉम्बीफ्लेम खा रही हैं, या हाई डोज ऑफ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल अगर किसी को बहुत दर्द है तो क्रोसिन की 2 गोली भी अगर इकट्ठा खाता है तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैरासीटामोल को अप टू 4 ग्राम यानी कि 4000 मिलीग्राम तक एक दिन में लिया जा सकता है सेफली, उनको भी जिनको किडनी का प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। क्रिस्टी, मैं आपको आ गया है। क्रिस्टी भाभी आप आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे? जी ठीक है डॉक्टर कौशल, धन्यवाद आपका। इसी तरह से इस ग्रुप के सभी लोग डॉक्टर कौशल से कंसल्टेशन कर सकते हैं। उसके लिए जो उनका सेक्रेटरी का नंबर है वो आप सभी को उपलब्ध करा दिया जाएगा।
आप उस नंबर पे कॉल करके उनके सेक्रेटरी से उनका जूम टाइम फिक्स कर सकते हैं और अपने अपने प्रॉब्लम्स को उनसे डिस्कस कर सकते हैं। आई एम श्योर डॉक्टर कौशल आप अवेलेबल रहेंगे जब भी हमारे ग्रुप मेंबर्स आपसे कंसल्ट करना चाहेंगे। इसीलिए मैंने प्रीति का नंबर दिया है, वो टाइम के हिसाब से टाइम दे देगी जिससे दोनों लोगों को दिक्कत नहीं। जी जी ठीक, धन्यवाद डॉक्टर कौशल। नमस्कार। इस मीटिंग के बाद डॉक्टर कौशल आपका नंबर और मतलब वी विल शेयर द नंबर। हाँ हाँ बिल्कुल, वो मैंने क्रिस्टी को बता दिया है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो ये हमारे 5वें सेशन का यहाँ पे समापन है। अब हम शुरुआत करेंगे हमारे सेशन 6 की, जिसमें हम बात करेंगे दांतों के कोविड और उससे रिलेटेड दांतों की समस्याओं पे, जिसके लिए मैं आमंत्रित करूंगी आयुषी को कि वो हमारे दूसरे पैनल स्पीकर डॉक्टर गौरव को इंट्रोड्यूस करें यहाँ पे। आयुषी। मैं डॉक्टर गौरव को इंट्रोड्यूस करूंगी। Yeah, go ahead, Ayushi. आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए भाभी उनकी डिटेल्स ना डॉक्टर गौरव की। अभी उनका हाँ। तो जैसा कि हम जानते हैं डॉक्टर गौरव ऑलरेडी हमारे इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ही इज ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, आई होप आई गेट इट राइट भैया। तो इसको हिंदी भाषा में कहें तो वो दांतों और फेस से रिलेटेड सभी ऑर्गन्स की सर्जरी करते हैं। ही इज नोन अपने क्लीन और पेनलेस सर्जरीज के लिए वो जाने जाते हैं, और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मेरा है कि उनसे ज्यादा पेनलेस सर्जन मैंने देखा नहीं है, जबकि मेरा पेन का थ्रेशोल्ड बहुत कम है। सो अगर मैं कह रही हूँ कि डॉक्टर गौरव पेनलेस है तो आप उसको मान सकते हैं कि ही इज अ रियली पेनलेस सर्जन। दूसरा ये कि डॉक्टर गौरव को भी 20 साल का इस फील्ड का एक्सपीरियंस है, इम्प्लांट्स का एक्सपीरियंस है, और उनकी अपोलो में ही इज अवेलेबल, अगर उनके प्राइवेट क्लिनिक्स पे ही इज अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन, और अपोलो हॉस्पिटल्स में भी ही इज अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। डॉक्टर गौरव यहाँ पे आज डील करेंगे टॉपिक्स जिसमें कि ओरल फंगस, डेंटल हाइजीन और कोविड से रिलेटेड डेंटल इश्यूज पे। तो क्योंकि हम ऑलरेडी समय सीमा के बाहर जा रहे हैं, इसलिए मैं स्ट्रेट अवे डॉक्टर गौरव को बोलूंगी कि वे अपना वक्तव्य स्टार्ट करें, यहाँ पे शुरुआत करें। आप अनम्यूट करें। इतने तारीखों के पुल के बाद में तो डूबना जरा मुश्किल है। तो आज हम कोविड से, ये हमारे सारी जो श्रृंखला चल रही है कोविड के ऊपर ही है। कोविड में मेरा जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट है वो दांतों का है, चेहरे का है, जबड़े का है। तो उससे रिलेटेड कोविड का उससे क्या संबंध है उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। इसको मैं 3 हिस्सों में बताऊंगा। पहले हिस्से में हम बात करेंगे कोविड के जो लक्षण हैं, जो मुंह के कुछ लीजन्स जो कोविड के लक्षण के रूप में आ सकते हैं, जो पिछले 1 साल में हमने देखा है कि कोविड होने से पहले या कोविड के अन्य लक्षणों के साथ मुंह के अंदर कुछ चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं। फिर हम बात करेंगे कोविड का जो लोग कोविड से उबर चुके हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग आजकल जो बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस, म्यूकरमाइकोसिस की। तो म्यूकरमाइकोसिस में भी कुछ मुंह से रिलेटेड सिम्टम्स आ सकते हैं, जो शुरुआती सिम्टम हो सकते हैं, जो हमारे पास हम लोग जो पेशेंट देख रहे हैं जो पहले मुंह के और दांतों के सिम्टम्स लेकर हमारे पास आते हैं, तो हम उनकी बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि इस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, दांतों का इलाज जहां तक हो सकता है उसका कैसे मैनेजमेंट किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। कोविड महामारी जब से शुरू हुई है तब से ही इसका हमें ये तो सब शुरू से पता है कि इसका जो शरीर में प्रवेश होता है वो नाक से और मुंह के माध्यम से होता है।
तो ये भी हमने बहुत शुरू में समझ लिया कि इसके पेशेंट्स में एक जो जीभ में स्वाद का चला जाना या सूंघने की शक्ति चला जाना, ये बहुत शुरुआती टाइम से हमें पता है कि ये इसके लक्षण है जो डेफिनेटिव विशिष्ट माने जाते हैं इसके बारे में, इस बीमारी के बारे में। लेकिन समय के साथ साथ जैसे और शोध हुए हैं तो इस बीमारी के बारे में हमारा और अनुभव भी बढ़ रहा है। उसके साथ साथ और भी कई सारे ऐसे लक्षण हैं जो अब हमें दिखाई पड़ रहे हैं जो कोविड से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे कई सारे पेशेंट्स में कोविड के टाइम पे, कोविड की शुरुआत में या कोविड के अन्य लक्षणों के साथ में मुंह में अलग अलग तरह के छाले आते हैं। कुछ लोगों में जो जीभ है, जीभ एकदम सपाट हो जाती है। आपकी जीभ जनरली थोड़ी सी रफ सरफेस होती है, तो वो जो रफनेस है, वो जो पैपिले हैं, वो एकदम गायब हो जाते हैं। कुछ और पेशेंट्स में शुरू में ही कोविड के बाकी लक्षण आने से पहले हमने देखा है कि एकदम होंठ सूखे रह जाते हैं या मुंह सूख जाता है, गला सूखा रहता है। वो ये चीजें भी कोविड के अब नए लक्षणों में माना जा रहा है कि ये भी लक्षण ऐसे हैं जिनमें कि आपको ये मानना चाहिए कि ये कोविड के लक्षण भी हो सकते हैं। फिर आप ये समझो कि जैसे बच्चे हैं, खासतौर पे ये जो लक्षण है, ये मैंने खुद अपने घर पे जो देखा है कि मेरे अपने बेटे को मुंह में कम से कम 3 दिन तक बिल्कुल मुंह सूखा रहा। दिन में एक पूरी बोतल पानी उसने पिया, 2 ट्यूब वैसलीन की उसने खत्म कर दी, इतना सूखा हुआ मुंह था। उसके तीसरे या चौथे दिन जाके उसको बुखार आया, जबकि कोविड उसका प्रूव हुआ कि वो कोविड है। तो ये तो मेरे घर की बात है, पर ऐसे और भी कई सारे पेशेंट्स में लक्षण आ रहे हैं। हम लोग इसको, जो ये सिम्टम कॉम्प्लेक्स है, इसको कावासाकी डिजीज के नाम से जानते हैं। तो कावासाकी डिजीज का एक फॉर्म है ये, जो कोविड से लिंक करके देखा जा रहा है, जिसमें कि मुंह का सूखना, मुंह में छाले आना, आंखों का लाल होना और भी कई दूसरे भागों, शरीर के दूसरे भागों में भी कई सारे सिम्टम्स आते हैं, जिसको हम लोग कोविड में भी देख रहे हैं। तो ये तो बात हो गई कि जो सिम्टम्स हैं जो मुंह से रिलेटेड हैं, जिनको कि आप नॉर्मली भी देखते हो, इनमें से कुछ भी ऐसा विशेष लक्षण नहीं है जो केवल कोविड में दिखता हो। मुंह में छाले बहुत लोगों को बहुत टाइम तक आते हैं, कई लोगों को बार बार आते हैं। ऐसे ही जो मुंह का सूखना या होठों के कॉर्नर्स का कट जाना या होठों का कट जाना, ये सब और कई बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि ये कोविड के लक्षण हो, पर आज के टाइम में क्योंकि कोविड एक महामारी की तरह फैला हुआ है, तो अपने दिमाग में ये, ध्यान में ये रखना जरूरी है कि ये लक्षण इस टाइम पे कोविड की तरफ भी इशारा कर सकते हैं। तो आपको प्रिकॉशन ले लेने शुरू कर देने चाहिए। अगर और कोई लक्षण नहीं दिख रहे और ये लक्षण दिख रहे हैं, तो एटलीस्ट अपने आप को आइसोलेट कर लें और प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दें। इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं करने की जरूरत है, कोई स्पेसिफिक इलाज इनमें से किसी चीज का नहीं है। अधिकतर अगर होठों का सूखना है या होठों के कटने की बात करें या जीभ के सूखने की या जीभ पे लाल होने की बात करें या सपाट होने की बात करें, तो ये सब हम लोग अधिकतर किसी विटामिन की डेफिशिएंसी में देखते हैं, जनरली बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी में। तो ये आप वैसे भी कोविड के इलाज के तौर पे भी आप शुरू करने वाले हो, तो ये चीज शुरू कर लेनी चाहिए। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए और थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए कि ये कोविड भी हो सकता है। आइसोलेट कर लें। अगर और दूसरे लक्षण आने शुरू होते हैं तो आप डेफिनेटली फिर आप अपना टेस्ट करा सकते हैं। अगर ये चीजें अपने आप सेटल हो जाए, कोई और बीमारी, कोई और लक्षण नहीं आते, तो फिर आप सेफ हो सकते हैं। लेकिन बस ध्यान में रखने की बात है कि ध्यान में रहना चाहिए कि ये सब लक्षण भी कोविड के लक्षण हो सकते हैं। ये तो बात हो गई उन लक्षणों की जो आपको कोविड की तरफ सतर्क रहने का इशारा कर सकते हैं, जो हमारे मुंह से रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो कोविड से उबर रहे हैं। कई बार ये जो लक्षण जिनकी मैंने बात करी, मुंह में छाले आना, मुंह का सूखना, ये लक्षण कोविड के बीच के समय में शुरू होते हैं, अन्य लक्षणों के आने के बाद, और कई बार ये लक्षण काफी देर तक और कोविड के बाकी लक्षण खत्म होने के बाद तक भी चल सकते हैं। अधिकतर इनका केवल सिम्टोमेटिक ही इलाज की जरूरत होती है, ज्यादा कोई इलाज की जरूरत नहीं होती, केवल सतर्क रहने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो उबर रहे हैं। तो इसमें सबसे विशेष जो हमें बात करनी है वो है आजकल जो सबसे ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है, जिसे हम ब्लैक फंगस कहते हैं, जिसको टेक्निकली हम लोग म्यूकरमाइकोसिस के नाम से जानते हैं। म्यूकरमाइकोसिस कोविड से रिकवरी के बाद में बहुत सारे लोगों में देखा जा रहा है। कई सारे राज्यों में इसको नोटिफाइड डिजीज डिक्लेयर किया है, कई सारे राज्यों में इसको एपिडेमिक भी डिक्लेयर कर दिया गया है।
कोविड के लक्षण जनरली नाक और साइनस से शुरू होते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स शुरुआती लक्षण मुंह से रिलेटेड भी लेके आते हैं। मेरे अपने एक्सपीरियंस में ऐसे कई पेशेंट्स मैंने इनफैक्ट पिछले वेव में, आज नहीं पिछले साल की जो वेव थी पहली वेव, उसके बाद में भी हमने म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट्स देखे हैं और लक्षण मुंह से और दांतों से रिलेटेड थे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है म्यूकरमाइकोसिस के मुंह के लक्षणों को लेकर के, अचानक से दांतों का ढीला हो जाना। जो पेशेंट्स को नाक से कोविड म्यूकरमाइकोसिस शुरू होता है, साइनस में जाता है, साइनस से फिर वो ऊपर और नीचे दोनों जगह जा सकता है। साइनस में नीचे की तरफ अगर हम देखें तो साइनस के ठीक नीचे मुंह है और साइनस के ठीक ऊपर आंखें हैं। साइनस कैविटी जो होती है, जिसको हम साइनस कहते हैं, जिसको साइनसाइटिस जिसकी बीमारी मानी जाती है, तो उसके ठीक ऊपर और ठीक नीचे के एरियाज हैं। तो अगर उसके ऊपर की तरफ वो बढ़ेगा तो वो ऑर्बिट में और आंखों की तरफ जाता है, पर अगर वो नीचे आएगा तो वो मुंह की तरफ आ जाता है, जिसमें कि शुरुआती टाइम में हो सकता है पेशेंट्स को और कुछ भी ना पता चले, केवल दांत अचानक से हिलने शुरू हो जाए। कुछ पेशेंट्स हमने ये देखे हैं कि वो हमारे पास आए ये कहते हुए कि डॉक्टर साहब पिछले 2-3 दिन से मेरे दांत अचानक से ढीले हुए, आज मैं सवेरे सो के उठा तो एक दांत मेरे मुंह में था, वो ऐसे ही गिर गए। तो ये भी एक लक्षण है कि आपका जो ऊपर का जबड़ा है उसमें ऑस्टियोमाइलाइटिस हो रहा है, उसमें जबड़े में इन्फेक्शन हो रहा है, जिसका कारण म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है। तो ये अगेन डरने वाली या डराने वाली बात नहीं है, केवल एक जानकारी की बात है कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए, आपको सतर्कता बरतनी है कि अगर ऐसा कुछ लग रहा है जो कि पहले नहीं था। अगर किसी को पायरिया है तो पायरिया में भी दांत हिलते हैं। पायरिया का सबसे कॉमन जो अपीयरेंस है वो यही है कि दांत धीरे धीरे करके ढीले होने शुरू हो जाते हैं। तो वही चीज इसमें भी हो रही है, लेकिन इसमें फर्क ये है कि ये चीज अचानक से आएगी। कई बार इसमें ये होता है, जो शुरू में हमने एक्सपीरियंस किया वो ये था कि जब पेशेंट पहली बार आए हमारे पास, हमने एक्सरे किया, एक्सरे में कोई चेंजेस नहीं है, एक्सरे एकदम नॉर्मल दिख रहा है, मुंह में और कुछ भी आपको कोई बीमारी नहीं दिख रही, गम्स हेल्दी है, पैलेट का म्यूकोजा हेल्दी है, केवल दांत हिल रहे हैं। 2 दिन बाद में वो दांत गिर गया। उसके बाद पता चलता है कि जब दांत गिरा तो जो हड्डी है वो हील नहीं हो रही। तो उसको ध्यान में रखने की जरूरत है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको तुरंत एक चिकित्सकीय परामर्श की जरूरत है, क्योंकि ये कोविड से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन अभी चल रहा है उसका लक्षण हो सकता है। तो ये तो बात हो गई म्यूकरमाइकोसिस की। म्यूकरमाइकोसिस के बारे में पिछली बार पूरा डिटेल में एक सेशन ले चुके हैं, तो इसके बारे में अब इसकी इलाज के बारे में और इसके और लक्षणों के बारे में मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ये सब पहले कवर हो चुका है। पर मेरा काम केवल इतना था कि जो मुंह के और दांतों से रिलेटेड जो इसके लक्षण हो सकते हैं उसका आपको अंदाजा रहे, ताकि अगर ऐसा कोई लक्षण आपको कोविड से रिकवरी के बाद अगले 2 से 3 हफ्ते में दिखाई पड़े तो उसको हल्के में ना लें, उसको लाइटली ना लें, उसको तुरंत अपने दंत चिकित्सक से परामर्श लेकर के क्लैरिफाई करें कि ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि ये म्यूकरमाइकोसिस भी हो सकता है। ये बात हो गई म्यूकरमाइकोसिस से रिलेटेड। अब हम आखिर में अपने दांतों और मुंह से संबंधित जो परेशानियां उनके निदान के बारे में बात करेंगे। अगेन, जब से ये महामारी शुरू हुई है तब से सबसे पहली चर्चा यही हुई थी कि जो दांतों का इलाज है, दांतों की क्लिनिक्स हैं, वो सबसे प्रेवलेंट और सबसे हाई रिस्क एरिया है जहां पे कि ये इन्फेक्शन या संक्रमण फैल सकता है, क्योंकि हम लोग सीधे मुंह में काम करते हैं, हमारे जो प्रोसीजर्स हैं उनमें अधिकतर बहुत हाई एरोसॉल के लेवल्स रहते हैं। तो इस वजह से शुरू में ये बहुत विशेष तौर पे ये पॉइंट आउट किया गया कि ये इन वजहों से डेंटल ट्रीटमेंट कराना, और डेंटिस्ट हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं और हाई रिस्क एरियाज में आते हैं डेंटल क्लिनिक। लेकिन समय के साथ में अगेन जैसे जैसे इस बीमारी के बारे में हमने और शोध किया है, तो इस शोध के साथ में हमारे को जो और नई जानकारी मिली, सबसे पहली चीज समझने वाली ये है कि हमारा जो प्रोसीजर है, हमारे जो प्रोसीजर्स है जिनमें कि एरोसॉल यूज होता है, वो अधिकतर एरोसॉल हमारे इंस्ट्रूमेंट से निकलता हुआ साफ पानी का एरोसॉल है। जो बीमारी फैलती है, बीमारी फैलने वाला एरोसॉल संक्रमित पेशेंट के मुंह का और नाक का जो एरोसॉल जनरेट हो रहा है, जो छींकने से या खांसने से निकलता है, वो संक्रमण फैलाता है। उस तरह का एरोसॉल क्लिनिक्स में बहुत कम होता है। जनरली
क्लिनिक्स में अगर थोड़ा बहुत मुंह से अगर एरोसॉल आ भी रहा है तो वो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट्स का पानी का एरोसॉल है उसमें मिक्स होकर के बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड लेवल पे रहता है, तो इससे संक्रमण का खतरा हम लोगों को नहीं होता। दूसरी तरफ हमसे पेशेंट को संक्रमण ना हो उसके लिए हमारे पास संक्रमण को रोकने के कई सारे तरीके हैं। कई सारे तरीके पिछले 1 साल में डिस्कस हुए हैं हमारे ग्रुप्स में, हमारे प्रोफेशनल एसोसिएशंस में, और अब अधिकतर डेंटल क्लिनिक्स अपने आप को इस संक्रमण से बचाने के लिए इक्विप कर चुके हैं। यहाँ तक कि मेरा ये मानना है कि मेरे अपने क्लिनिक में मैंने पिछले साल के वेव के बाद में अगस्त सितंबर के महीने से लगभग सुचारू रूप से काम करना शुरू कर दिया है। तब से लेके अब तक हमने काफी पेशेंट्स देखे हैं, लेकिन हमारे क्लिनिक से किसी पेशेंट को कोविड का संक्रमण हुआ हो ऐसा मुझे खबर नहीं मिली, और ना ही कोई पेशेंट से हमको संक्रमण आया हो ऐसा भी नहीं हुआ। मेरे क्लिनिक में एटलीस्ट अभी तक मेरे किसी कर्मचारी को या मुझे कोविड का कोई नहीं हुआ है, संक्रमण नहीं हुआ है। पेशेंट्स देखने के बाद भी, इसके बावजूद कि कुछ पेशेंट जो हमारे क्लिनिक में हमें दिखा के गए उसके बावजूद भी, और उसके बाद में उनको संक्रमण भी आया, लेकिन हमारे को उससे परेशानी नहीं आई है कोई भी। तो हमारा ये समझना है कि जो दांतों का इलाज है वो अगर जरूरी है तो उसको कराना जरूरी है। आपको उसको डिले करने से दांतों का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ता है। दांतों का कोई भी इलाज नॉर्मल दवाई से ठीक नहीं होता। दांतों का कोई भी बीमारी, अगर आपको दांतों की बीमारी है तो उसका इलाज जनरली आपको क्लिनिक में आके कराना ही पड़ेगा। अगर आप उसको समय पे नहीं कराते हैं तो आगे चल के उसका ज्यादा गहरा और ज्यादा मुश्किल इलाज करने की जरूरत पड़ती है। तो वो चीज अवॉइड करने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। दांतों का आपको कोई परेशानी है तो आप अपने डेंटिस्ट से, अपने दंत चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें, चाहे फोन पे परामर्श लें। आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपका दंत चिकित्सक अपने क्लिनिक में सारे प्रिकॉशंस ले रहा है, जिससे कि उसको और आपको संक्रमण का खतरा ना हो। अगर ये प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं तो दांतों का इलाज कराने के लिए डेंटल क्लिनिक में जाना काफी हद तक अब सेफ माना जा रहा है। ये तो दांतों के इलाज की बात हुई। जिन पेशेंट्स को कोविड हो चुका है, जिनका अभी रिसेंटली कोविड हुआ है, उनको हम भी सीधे अपने ट्रीटमेंट के लिए नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि कोविड के बाद में भी कुछ समय तक कुछ दवाइयां जैसे कि ब्लड थिनर्स, स्टेरॉइड्स, ये सब चले होते हैं। तो हम लोग भी एज अ प्रिकॉशन किसी पेशेंट को अगर कोविड हुआ है तो हम 2 से 3 हफ्ते का गैप देकर उसके बाद में ही उनका इलाज शुरू करते हैं। आपको भी अगर कोविड हुआ है तो अभी के लिए अचानक से कुछ अपने इलाज के लिए भागने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 हफ्ते वेट करें, उसके बाद में अपने इलाज की तैयारी करें, लेकिन बहुत ज्यादा वेट ना करें। इस हद तक वेट ना करें कि बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, कि आपको उस दांत को बचाने का कोई पॉसिबिलिटी ना रहे। अंत में ये कहना भी जरूरी है कि वैक्सीनेशन एक बहुत जरूरी टूल है हमारे हाथ में। हम लोगों का एज हेल्थ वर्कर्स वैक्सीनेशन हो चुका है, तो हम लोग अपने आप को इस वजह से भी हम सेफ मानते हैं कि हम लोग वैक्सीनेटेड हैं, तो इसलिए भी हमारी वजह से संक्रमण फैलने का डर कम है। हम लोग अपने क्लिनिक में जो भी पेशेंट देखते हैं पूरे प्रिकॉशंस के साथ में देखते हैं। हम लोग पीपी किट्स और फेस शील्ड्स और डबल मास्क वो सब पहन के करते हैं सारा काम। हर पेशेंट के बाद में क्लिनिक को पूरी तरह से डिसइंफेक्ट कराया जाता है, यूवी लाइट से उसको फर्दर डिसइंफेक्ट कराया जाता है, उसके बाद ही अगला पेशेंट अंदर लिया जाता है। आप लोगों के लिए वैक्सीनेशन सबसे जरूरी है कराना। वैक्सीनेशन में ये सोचने का अभी फिलहाल कोई औचित्य नहीं है कि आपको कौन सा वैक्सीनेशन लेना है। जो वैक्सीनेशन मिले जब मिले उसको तुरंत प्रभाव से ले लीजिए, उसका अपना जो शेड्यूल है उसको पूरा करें और उसको लेकर के अपने आप को सुरक्षित करें। बाद में किसको बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी, किसको और दूसरे वैक्सीन लगाने की जरूरत पड़ेगी, ये सब बाद में देखा जाएगा। अभी शोध चल रहे हैं, कई सारी वैक्सीन में अभी तक शोध खत्म नहीं हुए, उसके पहले ही उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देकर के उनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो अभी आपको किसी भी वैक्सीन के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो अभी आपको केवल जितनी जानकारी है उसके बेसिस पे जो वैक्सीन मिल रहा है उस वैक्सीन को लेके अपने आप को सुरक्षित रखना है। उसके साथ में सारे बाकी के प्रिकॉशन, मास्क पहनना, देह की दूरी बना के रखना,
बाहर जहां तक हो सके कम से कम निकलना, ये सारे प्रिकॉशंस अपनी तरफ से लेते रहने हैं। पर वैक्सीनेशन को अवॉइड करने का अभी कोई रीजन नहीं है। जरूर से वैक्सीनेशन कराएं, वैक्सीनेशन लेकर के अपने आप को सुरक्षित रखें, और आगे आगे जैसे जैसे और नई जानकारी उपलब्ध होती है, साइंस का यही सबसे बड़ा जो वैल्यू है वो यही है, साइंस में नई इंफॉर्मेशन आती है, उसका समय लगता है, हर चीज के नए नए इंफॉर्मेशन आएगी। वैक्सीन के बारे में हमारी वैक्सीन की जानकारी अभी 6 महीने हुए नहीं है वैक्सीन शुरू हुए, तो हम ये कह नहीं सकते कि वैक्सीन 6 महीने तक कारगर रहेगी या नहीं रहेगी। ये जानकारी 6 महीने पूरे होने के बाद ही मिलेगी। साल भर तक वैक्सीन काम करेगी या नहीं करेगी, ये जानकारी के लिए साल भर वेट करना जरूरी है। हमारे पास साल भर का टाइम अभी मिला ही नहीं है, तो हमारे पास अभी जो जानकारी नहीं है उसके बारे में विचार करने का अभी फिलहाल कोई फायदा नहीं। जो जानकारी है उसके बेसिस पे हमारे को ये पता है कि वैक्सीन लेना जरूरी है, उसको लीजिए, खत्म करिए और अपने आप को सुरक्षित करिए। ये वैक्सीनेशन के बारे में है। तो मतलब मेरा तो अभी तक जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में मैंने आपको ये सब जानकारी दे दी है। बाकी आप अगर कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई सवाल अगर मुझसे है दांतों के इलाज के बारे में, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम कोई सवाल नहीं ले पाएंगे। आयुषी प्लीज इंट्रोड्यूस हिज जूम क्लिनिक सो दैट वी मे कंक्लूड दिस सेशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर गौरव फॉर योर इंफॉर्मेटिव टॉक। तो जूम क्लिनिक जो डॉक्टर गौरव का हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनके 2 क्लिनिक्स ऑलरेडी हैं, मयूर विहार एंड साउथ एक्स। तो वहाँ पर उनके असिस्टेंट्स हैं जो उनके इन पर्सन वाले अपॉइंटमेंट्स लेते हैं। वही सेम असिस्टेंट्स हैं जो दोनों क्लिनिक्स के लिए उस टाइमिंग्स पर उन डेज पे उनके जूम अपॉइंटमेंट्स भी लेंगे। तो जो उनका फ़ोन नंबर्स हैं क्लिनिक्स के और जो उनके असिस्टेंट्स हैं उनके फ़ोन नंबर्स हम लोग शेयर कर देंगे। तो उनकी जूम अपॉइंटमेंट्स के लिए आप उन्हीं से फ़ोन करके उनके लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर गौरव आपको जो भी आपकी डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वहीं पर उसके ट्रीटमेंट का सोल्यूशन बता देंगे। जो लोग क्लिनिक नहीं आना चाहते या जो लोग पहले से जूम पे एक बार बात करना चाहते हैं, उनके लिए ये सुविधा हमने बनाई है। बाकी जैसा मैंने कहा कि दांतों का इलाज अधिकतर क्लिनिक में आकर होता है, लेकिन जो लोग नहीं आना चाहते, जिनको अभी के लिए कुछ इलाज चाहिए, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम केवल देखकर और जूम के थ्रू इलाज दे सकते हैं, उनके लिए ये सुविधा है। उनको अगर कोई कंसल्ट करना चाहता है तो वो क्लिनिक पे सीधे कांटेक्ट कर सकता है। धन्यवाद डॉक्टर गौरव, धन्यवाद आयुषी। डॉक्टर गौरव और डॉक्टर कौशल दोनों के ही नंबर्स इस वीडियो के एंड में शेयर कर दिए जाएंगे। ये यहाँ पे ऑलरेडी आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा के नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। इसके अलावा जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे भी आपको ये नंबर्स दिए जा सकते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा और डॉक्टर गौरव दोनों के ही नंबर्स जो गूगल पे भी अवेलेबल हैं, तो आप वहां से भी वो नंबर लेके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब समय समाप्त हो रहा है, तो मैं बहुत ही जल्दी से डॉक्टर गौरव का यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने बहुत ही आसान तरीके से साधारण भाषा में हमें समझाया है कि हमें कोविड और उसके दौरान और उसके बाद क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, पर्टिकुलरली हमारे दांतों से रिलेटेड। और वैक्सीनेशन पे भी उन्होंने हमें कई बातें बताई हैं कि किस तरह हमें वैक्सीनेशन को बिना किसी डर के आगे बढ़ के अपनाना चाहिए, जिससे कि जितनी भी सुरक्षा अभी हमें मिल पा रही है हम उसे प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पे ये सेशन आज समाप्त होता है। मैं शरद जी को आमंत्रित करूंगी कि वो आए और अपना एक धन्यवाद का वो यहाँ पे प्रस्तुत करें। शरद जी प्लीज आइए वोट ऑफ थैंक्स के लिए। थैंक यू क्रिस्टी जी। मैं इस सभा के एंड में डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा और डॉक्टर गौरव जैन का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा, दोनों महावीर स्मारक वीडियो चैनल और जेल वेलनेस ग्रुप की ओर से, कि उन्होंने अपना समय निकालकर हमें इतनी अच्छी जानकारी इतने कम समय में उन्होंने दी और इतनी अच्छी तरह से समझाया कि हमें कैसे वैक्सीनेशन और बोन हेल्थ और अपने दांतों और मुंह की चिकित्सा के ऊपर ध्यान देना चाहिए।
अंत में मैं आप जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं, मैं उन सब से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हमारा ये महावीर स्मारक यूट्यूब चैनल है जिस पे हम अपने सारे वीडियोस अपलोड करते हैं। ये इस श्रृंखला का 5वां वीडियो था। इसमें 4 और वीडियोस ब्लैक फंगस, चेस्ट लंग्स, कोविड आइसोलेशन और होम ट्रीटमेंट के ऊपर ऑलरेडी उपलब्ध है, और जितने भी आगे आने वाले भी वीडियोस होंगे वो इसी चैनल पर हम उपलब्ध कराएंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको वो जानकारी अपने आप ही मिलती रहेगी और आप वो वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं।